नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। धामी सरकार में दायित्वधारी उत्तराखंड पर पड़ रहे भारी। राज्य पर 80,000 करोड़ का कर्ज, लेकिन दायित्वधारियों के मानदेय में हो रही बढ़ोतरी। उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून को लेकर गर्माता जा रहा माहौल। गढ़वाल के बाद अब कुमाऊं में 15 जनवरी को होगी मूल निवास स्वाभिमान महारैली। कुमाऊं में जुटेंगे हजारों लोग। नए साल को लेकर देहरादून पुलिस ने तैयार किया ट्रैफिक प्लान। पर्यटकों की सहूलियत के लिए डाइवर्ट किए जाएंगे रूट। गूगल मैप पर भी डाली जाएगी रूट डाइवर्ट की जानकारी। उत्तरकाशी में वन विकास निगम के डिपो में लकड़ियों की कमी। दाह संस्कार में आ रही दिक्कत। जले शवों को गंगा में करना पड़ रहा प्रवाहित। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। धामी सरकार में दायित्वधारियों की चांदी हो गई है। हर महीने मिलने वाले मानदेय से लेकर टैक्सी किराए में बढ़ोतरी कर तोहफा दिया गया है। लेकिन इसी के साथ सवाल खड़े होने लगे हैं कि जो राज्य पहले से ही 80,000 करोड़ के कर्ज तले दबा है, ऐसे में क्या दायित्वधारी उत्तराखंड पर भारी नहीं पड़ रहे हैं? देखिए रिपोर्ट। धामी सरकार में दायित्वधारी उत्तराखंड पर पड़ रहे भारी। पहले से राज्य पर 80,000 करोड़ का कर्ज। धामी सरकार ने दायित्वधारियों के मानदेय में बढ़ोतरी करते हुए उन्हें नए साल का तो तोहफा दे दिया, लेकिन इसी के साथ अपनी और राज्य की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि पहले से उत्तराखंड राज्य पर 80,000 करोड़ का कर्ज है। ऐसे में दायित्वधारियों को हर महीने मिलने वाला मानदेय 35,000 से बढ़ाकर 45,000 रूपए कर दिया गया है और टैक्सी किराए के लिए 60,000 रूपए से बढ़ाकर 80,000 रूपए कर देना राज्य पर और बोझ बढ़ाने जैसा है। और इसी के साथ उत्तराखंड पर ये दायित्वधारी भारी पड़ते दिख रहे हैं। इसे आंकड़ों के लिहाज से यदि देखें तो उत्तराखंड में धामी सरकार के दौरान अब तक 21 दायित्वधारी बनाए गए हैं। इसके अलावा राज्य में पहले ही तमाम आयोग में पार्टी के नेताओं को एडजस्ट किया गया है। इनकी संख्या भी करीब 10 के आसपास है। इस तरह से देखा जाए तो धामी सरकार में इस समय करीब 31 दर्जाधारी तमाम जिम्मेदारियों पर बैठे हुए हैं। ऐसे में हर एक दर्जाधारी को 45,000 रूपए के लिहाज से आंकड़ा जोड़ दिया जाए तो मानदेय में ही हर महीने करीब 14 लाख रुपए का बोझ राज्य पर पड़ रहा है। इसके अलावा अगर टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं तो टैक्सी के खर्चे में ही करीब 25 लाख रुपए महीने का खर्च राज्य को वहन करना होगा। इनको मिलने वाले स्टाफ और कार्यालय के साथ ही फोन के खर्चे का बजट राज्य को अलग से वहन करना होगा। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये दायित्वधारी आखिर किस तरह से राज्य पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। राज्य की धामी सरकार ने दायित्वधारियों का मानदेय और विभिन्न भत्ते बढ़ाने का जो निर्णय लिया है, वो राज्य की बिगड़ी हुई आर्थिक व्यवस्था के ऊपर एक और चोट है। प्रदेश के ऊपर पहले ही 80,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। प्रत्येक नागरिक के ऊपर 65,000 रुपया कर्जा इस राज्य के अंदर है। इस राज्य में आयोजनागत खर्चे जो हैं वो इतने हैं कि पूरे बजट का बड़ा हिस्सा वो नॉन प्लान में चला जाता है, तनख्वाह में चला जाता है, पेंशन में चला जाता है। और अब ऊपर से आपने दायित्वधारियों का 2.25 लाख रुपया एक दायित्वधारी पर खर्चा। जानकारों की माने तो उत्तराखंड इस समय कर्ज तले दबा हुआ है। राज्य स्थापना के दौरान से ही कर्जदार बने उत्तराखंड में अब कर्ज का ऐसा पहाड़ खड़ा हो गया है जिसे चुकता करना आज के हालात में राज्य के लिए मुमकिन नहीं दिखाई देता। प्रदेश के हालात ये हैं कि राज्य पर कर्ज 80,000 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। आने वाले सालों में भी इसमें तेजी से बढ़ोतरी की आशंका है। आंकड़े ये जाहिर करते हैं कि कैसे राज्य स्थापना के दौरान राज्य को जो कर्जा मिला उसमें अब तक करीब 20 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। प्रति व्यक्ति कर्ज की तुलना की जाए तो एक व्यक्ति 65,000 रूपए से अधिक के कर्ज तले डूबा नजर आएगा। उत्तर प्रदेश से अलग होने के दौरान राज्य को करीब 4500 करोड़ का कर्ज विरासत में मिला। मौजूदा समय में उत्तराखंड पर करीब 80,000 करोड़ का कर्ज है। इसमें बड़ी रकम सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में खर्च हो जाती है। इसे लेकर वित्तीय जानकार भी चिंता जाहिर करते रहे हैं, लेकिन इतनी चिंता का विषय होने के बावजूद भी धामी सरकार ने जिस तरह से दायित्वधारियों के मानदेय में बढ़ोतरी की है, ये वाकई में चौंकाने वाला है। क्या दायित्वधारियों को खुश करने के लिए ही ये कदम उठाए जाते हैं
क्या कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया जाता है? सवाल गंभीर है जिन पर विचार करने की जरूरत है। उत्तराखंड में अब तक हर सरकार में कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए दायित्व बांटने का काम किया गया, उन पर खूब पैसा लुटाया जाता रहा। लेकिन इन सबके बीच सवाल है कि आखिर इन दायित्वधारियों का सरकार में रोल क्या है? क्या वाकई में इनकी भूमिका इतनी अहम होती है जिसके लिए सरकार दायित्वधारियों पर इतना खर्च करती है, या फिर कार्यकर्ताओं को महज खुश करने के लिए करोड़ों रुपए बहा दिए जाते हैं? रिपोर्ट देखिए। दायित्वधारियों के काम में लाचारी, फिर भी मिलती रही जिम्मेदारी। तिवारी सरकार से लेकर धामी सरकार तक दायित्वधारियों की भरमार। खाजा बुखना सी बाटनी तीन लाल बातियों का डोला, लाल बातियों का डोला रे नौछा में नारेणा, लाल बातियों का डोला रे नौछा में नारेणा। उत्तराखंड में सत्ता की मलाई को मिल बांट कर उड़ाने का सटीक उदाहरण उत्तराखंड के लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी के इस गाने में साफ देखने को मिलता है। राज्य में दायित्व बंटवारे का खेल एनडी तिवारी सरकार से शुरू हो चुका था। उस वक्त उन्होंने अपने कार्यकाल में तकरीबन 350 लोगों को दायित्व बांटे थे। इसी के साथ दायित्वधारियों को लाल बत्ती तक बांट दी गई थी। इसी का सटीक पिक्चराइजेशन लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने अपने इस गीत में किया है, जिससे समझा जा सकता है कि राज्य में सरकारें बदलती रहीं और दायित्वों के जरिए सत्ता की मलाई मिल बांट कर खाने का सिलसिला चलता रहा। इसका जिक्र दरअसल इसलिए हो रहा है क्योंकि बीते दिन ही धामी सरकार ने दायित्वधारियों के मानदेय में बढ़ोतरी कर उन्हें तोहफा दे दिया है, जिसे लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या सरकार में वाकई दायित्वधारियों की भूमिका इतनी अहम होती है, या फिर महज कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए पैसा बहा दिया जाता है। ऐसे में अगर दायित्व की बात करें तो सरकार के कुछ ऐसे दायित्व हैं जो संवैधानिक पदों के हैं, लेकिन सरकार के कई विभागों और योजनाओं में इस तरह की समितियां होती हैं, जहां पर सरकार अपनी मनमर्जी के लोगों को दायित्व दे सकती है। इनकी कुछ सीमित संख्या भी नहीं होती, यानी दायित्व बांटने का खेल यहां से शुरू होता है, जहां अपने कार्यकर्ताओं को अपने मनचाहों को एडजस्ट किया जाता है और दायित्व के नाम पर तमाम तरह की सुविधा दे दी जाती है, जबकि काम के नाम पर ज्यादा कुछ इन दायित्वधारियों के पास करने को होता नहीं। लेकिन मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल कह रहे हैं कि दायित्वधारी सरकार का हाथ बनकर काम करते हैं और मानदेय में बढ़ोतरी करना कुछ गलत नहीं। प्रकार के जो हमारे दायित्वधारी जो हमारे सम्मानित लोग होते हैं वो सरकार को पूर्णतया सहयोग करते हैं, वो हमारे हैंड्स बन के काम करते हैं। उनकी सुविधाओं में थोड़ा इजाफा जरूर सरकार की ओर से किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि चाहे हम विधायकगण हो या अन्य तो जो भी हो, अब आप कर्मचारियों की बात करें वहाँ भी महंगाई भत्ता हम बढ़ाते हैं। हमारे विधायकों के लिए भी इस प्रकार के कभी कभी बढ़ोतरी होती है, तो स्वाभाविक तौर पे यदि हमारे वो भाई भी यदि हमारे जो जिनको दायित्व दिया गया है तो पहले की अपेक्षा उनके उस वेतनमान में और जो उनको फ्यूल का जो भत्ता है वो बढ़ाया गया है, तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसको अदरवाइज नहीं लेना। मंत्री जी को विधायकों और दायित्वधारियों के वेतन बढ़ोतरी की तो चिंता है, लेकिन प्रदेश में पीआरडी जवान हो या फिर उपनल कर्मचारी जो लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी की मांग तो करते आ रहे हैं, इसका कोई जिक्र नहीं। वही हाल में ही धामी सरकार में दायित्व हासिल करने वाले दायित्वधारी ज्योति प्रसाद गैरोला कैसे अपने काम को लेकर भूमिका बांधते नजर आए, जरा सुनिए। जो 2-3 साल पहले की एक व्यवस्था थी, वाहन की कितनी सुविधा मिलनी चाहिए या मानदेय की कितनी मिलनी चाहिए, उसको थोड़ा सा बढ़ाकर उन्होंने वर्तमान में निर्धारित किया है। तो मुझे लगता है कि वो व्यवहारिक है, उचित भी है, क्योंकि जिस तरह से 3 साल पहले का जो वाहन का विषय रहा हो, आज उसमें वर्तमान में बढ़ना स्वाभाविक है, बढ़ेगा ही। इसलिए सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया है। दायित्वधारी ज्योति प्रसाद गैरोला दलील दे रहे हैं कि इनके पास काम करने के लिए इतना होता है जिसके लिए मानदेय बढ़ाना या टैक्सी का खर्चा बढ़ाना जायज है। वहीं कांग्रेस ने इसे लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। दायित्वधारियों पर जो है सरकारी धन की बौछार कर दी है, वो कहीं से भी ठीक नहीं है। वैसे देखिए कि राजकाज चलाने के लिए, विभागों के काम काज को गति देने के लिए दायित्वधारियों की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन इस प्रकार की सुख सुविधाओं के लिए अगर कोई दायित्वधारी बन रहा है, वेतन भत्तों के लिए दायित्वधारी बन रहा है और सरकार उनको दे रही है, तो ये तो जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम है और खुली तौर से सरकार ये कर रही है। बता दें कि उत्तराखंड में साल 2005 से दायित्व बंटवारे की परंपरा शुरू हो चुकी थी,
जो आज तक चली आ रही है। दायित्व बंटवारा पार्टी कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने का एक तरीका है, जिसे बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल बखूबी इस्तेमाल करती आ रही है। तिवारी सरकार ने अपने कार्यकाल में जहां 350 लोगों को दायित्व बांटने का काम किया, तो वहीं त्रिवेंद्र कार्यकाल में भी दायित्वधारियों की चर्चा रही, क्योंकि त्रिवेंद्र सरकार ने 100 से ज्यादा दायित्वधारी बना दिए थे और उन्हें मिलने वाले मानदेय में 3 गुना बढ़ोतरी तक कर दी गई थी, जो कि पहले से कर्ज के तले दबे आ रही सरकार और राज्य पर एक बड़ा भार बन चुका था। इसे लेकर त्रिवेंद्र सरकार को समय समय पर आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। हालांकि त्रिवेंद्र रावत की मुख्यमंत्री पद से विदाई होने के बाद तीरथ सिंह रावत ने सीएम पद संभालने के बाद त्रिवेंद्र के इस फैसले को बदलते हुए सभी दायित्वधारियों की छुट्टी कर दी। हालांकि अब धामी सरकार में भले ही दायित्वधारियों की संख्या सीमित रखी गई हो, लेकिन हाल ही में मानदेय और टैक्सी किराए में की गई बढ़ोतरी को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर दायित्वधारियों के पास विशेष रूप से कोई वर्क प्रोफाइल नहीं दिया जाता, महज कार्यकर्ताओं को खुश करने का जरिया भर माना जाता है, जिसके लिए अब तक सरकार पैसा बहाती आ रही है और राज्य पर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। उत्तराखंड में मूल निवास का मुद्दा अब जोर पकड़ने लगा है। मूल निवास स्वाभिमान रैली के बाद अब मूल निवास संघर्ष समिति के द्वारा नए साल की शुरुआत के साथ ही नए अंदाज और नए तरीके से आवाज उठाने का मन बना लिया गया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में मूल निवास 1950 के तहत आधार मानते हुए उत्तराखंड में लागू करने की मांग को लेकर जो स्वाभिमान रैली 24 दिसंबर को देहरादून में आयोजित हुई थी, अब उसके तहत मूल निवास संघर्ष समिति द्वारा आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा तय कर दी गई है, जिसके तहत मकर संक्रांति के खास पर्व को चुना गया है। बागेश्वर में मकर संक्रांति के पर्व पर उत्तरायणी मेले का आयोजन किया जाता है और इसी मेले में मूल निवास संघर्ष समिति के बैनर तले एक और महारैली का आयोजन किया जाएगा। साथ ही मकर संक्रांति के दिन ही उत्तराखंड के अधिकतर संगम पर बड़ी तादाद में लोग स्नान करने के लिए पहुंचते हैं और उन्हें संगम में भी अब मूल निवास संघर्ष समिति द्वारा रैली आयोजित करने का फैसला लिया गया है। जबकि देहरादून की तरह ही हल्द्वानी में भी जनवरी के आखिरी सप्ताह में विशाल रैली आयोजित करने की बात कही जा रही है कि हम लोग अब जनवरी माह में मकर संक्रांति को अलग अलग हिस्सों में रैलियाँ करेंगे, जहाँ जहाँ हमारे एक तो बागेश्वर में उत्तरायणी का मेला है, वहाँ पे महारैली करेंगे और जगह भी हमारे बहुत सारे संगम है, वहाँ पे देवी देवताओं की डोलियाँ आती हैं, वहाँ पर भी हम इस आंदोलन को ले आए, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक पहचान का खतरा है, तो इस मूवमेंट से उनको भी जोड़ना जरूरी है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जितने भी उत्तराखंड के कथावाचक हैं, जो धर्मगुरु यहाँ के हैं, वो भी अपनी कथाओं में कहें कि मूल निवास जरूरी है। मूल निवास रहेगा तो उनकी कथाएँ भी जिंदा रहेंगी और हमारी सांस्कृतिक पहचान बची रहेगी। यही नहीं, मूल निवास संगठन समिति के द्वारा जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक समिति का विस्तार करने की योजना बनाई गई है, जिसके तहत नंबर भी जारी किए गए हैं। संघर्ष समिति का कहना है कि बड़ी तादाद में लोग संघर्ष समिति से जुड़कर मूल निवास की मांग उठाने के लिए आगे आने की बात कर रहे हैं। राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती का कहना है कि जब तक मूल निवास की मांग पूरी नहीं हो जाती, तब तक मूल निवास को लेकर संघर्ष जारी रहेगा। पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन की जब लड़ाई लड़ी गई थी, तो इसमें जो पौड़ी से जो आगाज हुआ था, पौड़ी के बाद एक देहरादून में यही शहीद स्मारक जगह थी, जहां पे जो है पहले 3 लोग जो भूख हड़ताल में बैठे थे, रामपाल सुशीला बलूनी जी और हमारे गोविंद राम ध्यानी जी। ऐसे ही अब जो आगाज एक हो चुका है, इस आगाज को आगे तक मूल अंजाम तक ले जाने के लिए तमाम प्रदेशों में, ब्लॉकों में, तहसील स्तर पे छोटी छोटी जो समितियां और वहाँ जो है इस तरह के धरना प्रदर्शन से एक शुरुआत की जाएगी उसकी। ये इसलिए है कि क्योंकि हर आदमी रोज़ के रोज़ किसी भी जगह पे इस तरह एकत्रित नहीं हो सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम पे जब हम इसको करेंगे तो दोनों मंडलों के बाद हम नीचे तराई से लेकर तमाम अपने पिथौरागढ़ से लेकर तमाम चीज़ों को लेकर इसको लामबंद करने जा रहे हैं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका अपने मूल निवास, मूल अधिकार और अपने जो है सशक्त भू कानून के लेके लामबंदी हम इसको कर सकें, ताकि सरकार के ब्यूरोक्रेसी के कान खुल सकें। नए साल के आगाज के साथ ही मूल निवास संघर्ष समिति अब और व्यापक स्तर पर इस मुद्दे को उठाने का मन बना चुकी है। ऐसे में देखना यही होगा कि आखिरकार मूल निवास संघर्ष समिति जिस तरीके से मूल निवास 1950 के आधार पर लागू करने की मांग कर रही है, तो क्या सरकार के द्वारा जो समिति बनाई गई है वो कितनी जल्दी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपती है और सरकार संघर्ष समिति की मांग पर क्या कुछ फैसला ले पाती है, इस पर भी साल 2024 में सबकी नजरें टिकी हुई है।
वहीं हल्द्वानी में भू कानून की मांग को लेकर कांग्रेस ने एसडीएम के जरिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है, जिसमें कांग्रेस ने राज्य गठन की पहली एनडी तिवारी सरकार में लागू हुए भू कानून का जिक्र किया है। सुमित हृदयेश ने कहा कि उत्तराखंड की सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए सख्त भू कानून की जरूरत है। बता दें कि कांग्रेसियों ने सिडकुल में हुई नियुक्तियों पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। देखिए, पूरे राज्य का जो हमारा जो पहाड़ का निवासी है, जो मैदानी निवासी है, उत्तराखंड राज्य के निर्माण के बाद से और उससे पहले जो योगदान यहाँ दे चुके जो पुराने परिवार हैं, वो सशक्त भू कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं। पंडित नरेंद्र तिवारी जी की प्रथम सरकार बनी थी तो एक भू कानून अधिनियम यहाँ पे बना था, उसमें बाहर वालों की खरीद फरोख्त पर जमीन पर एक रोक लगाई गई। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की जब सरकार आई तो उन्होंने इस व्यवस्था को रिवर्स कर दिया और यहाँ पे अब जितनी भी सीमा में कोई ज़मीन खरीदना चाहे तो उससे कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी धरोहर है, कहीं ना कहीं जो पहाड़ों का जो पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए उसमें घात लग रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के 139वां स्थापना दिवस मनाया गया। प्रदेश कार्यालय पहुंचकर महानगर कांग्रेस और कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर ध्वजारोहण किया और राष्ट्रगान गाया। इस मौके पर महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने देश की आजादी में कांग्रेस के योगदान को याद किया। देखिए, आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है और साथ साथ सेवा दल का भी स्थापना दिवस है, तो आज हम लोगों ने झंडारोहण भी किया और बड़े धूमधाम से इसको बनाया है और एक प्रयास है मैसेज देने का कि जो हमारे आज़ादी में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है और साथ साथ एक मैसेज देने का प्रयास किया कि जो देश को आज तोड़ने का काम कर रही हैं कुछ ताकतें, इसमें हम सब लोगों को एक होने की ज़रूरत है और कांग्रेस को मजबूत करने की ज़रूरत है। भगवानपुर में विधायक ममता राकेश ने विवादित सड़क का लोकार्पण किया। उन्होंने बताया कि सड़क कभी विवादित नहीं थी। ममता राकेश ने नगर पंचायत के कार्यकाल के आखिरी दिन पास हुए टेंडर पर सवाल उठाते हुए कहा कि सड़क निर्माण का प्रस्ताव विधायक निधि से पास था, बावजूद इसके नगर पंचायत ने भी पास कर दिया। उन्होंने बताया कि मामले में जिलाधिकारी ने जांच की और सच्चाई की जीत हुई। हम लगातार क्षेत्र में विकास करने का कार्य कर रहे हैं और हम पिता परमात्मा के आशीर्वाद से पूरे क्षेत्र में चारों तरफ विकास कार्य हो रहे हैं। आपने भी कहा कि विवादित सड़क, न तो ये सड़क कभी विवादित थी और न अगर विवादित होती तो आज ये इस तरह से हम इसका लोकार्पण न करते। ये सड़क जिस दिन बनी बिना वजह अकारण इस सड़क के कार्यों को रोकने का कार्य किया गया, विधायक निधि के कामों में हस्तक्षेप किया गया, सरकारी काम में बाधा डालने का प्रयास किया गया और आज देखिए सत्य की जीत हुई है। मैंने उस दिन भी कहा था कि अब इस पूरे प्रकरण की जांच होगी। राजधानी देहरादून में नए साल पर दून पुलिस ने ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि शहर में ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए अन्य राज्यों से मसूरी आ रहे पर्यटकों को आउटर रूट से भेजने का प्लान है। उन्होंने बताया कि पर्यटकों की सहूलियत के लिए दून पुलिस ने डाइवर्ट रूट की जानकारी गूगल मैप पर दी है। साथ ही पर्यटकों को जाम में फंसना ना पड़े, इसके लिए मसूरी से पहले कोठाल गेट पर डिस्प्ले लगाई जाएगी ताकि पर्यटक अपने डेस्टिनेशन में बदलाव कर सके। फिर नए साल पर यातायात व्यवस्था के लिए खासकर हमारा जो मसूरी है और आसपास के जो पर्यटन स्थल है, यहाँ पर काफ़ी संख्या में हमारे दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा से लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, विभिन्न स्थानों से आते हैं। तो इस बार भी व्यवस्था कोशिश की गई है कि पार्किंग की जो हमारी व्यवस्था मसूरी में है वो जितनी मैक्सिमम हमको अवेलेबल करा पाए। वहाँ होटल वालों से भी मीटिंग करके रखा गया कि मोस्टली पार्किंग अपनी व्यवस्थित रखें। लेकिन फिर भी जब यातायात का ज़्यादा दबाव बढ़ता है और टूरिस्ट, क्योंकि ज़्यादातर कोशिश रहती है कि 30, 31, 1 को ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, इसको देखते हुए जो हमारे आउटर के डाइवर्जन प्लान्स हैं, क्योंकि जनरली जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं वो मैपल या उस पर सर्च करते हैं अपने डायरेक्शंस के लिए, तो उसको भी 3 दिन के लिए हमने अभी रखा है कि 3 दिन उनको जो शॉर्टेस्ट आउटर रास्ते हैं उससे उनको शो किया जाए। साल खत्म होने को है और अब नगर निगम साल 2023 से 24 में भवन कर वसूली कर रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में करीब 52 करोड़ का हाउस टैक्स जमा हुआ था, तो वहीं इस वित्तीय वर्ष में नगर निगम ने करीब 60 करोड़ का लक्ष्य रखा है और नगर निगम अब बकायेदारों को नोटिस भी भेज रहा है। नगर निगम के कर अधीक्षक धर्मेश पेन्योली ने बताया कि करदाताओं के 20 करोड़ रुपए बकाया है, जिनकी वसूली के लिए नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। देखिए, जो हमारा ये भवन कर का जो ये वित्तीय वर्ष है, ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट वित्तीय वर्ष में जो हमारी वसूली हुई है वो 52 करोड़ के करीबन हमें हाउस टैक्स के रूप में नगर निगम को प्राप्त हुआ है। और इस वित्तीय वर्ष में भी अभी तक का जो हमारा कलेक्शन रहा है वो 36 करोड़ रुपए की आय नगर निगम को प्राप्त हो चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। और इसी क्रम में हम लोग जो अभी वसूली की कार्रवाई को तेज करते हुए जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं
उन पे भी हम लोग नोटिस और वो लेटर भेजने का कार्रवाई कर रहे हैं ताकि उनका भी टैक्स जमा हो सके। और इसके अतिरिक्त जो हमारे बकायेदार हैं, तकरीबन 20 करोड़ रुपए अभी हमारा बकायेदारों से भी वसूली हमने की जानी है, जिसको हमने आगामी 3 माह में हमने लक्ष्य रखा है इस वसूली को 100% वसूलने का प्रयास करने का। उत्तरकाशी में वन विकास निगम के डिपो में लकड़ियों की कमी के चलते शमशान घाट में चिता जलाने में परेशानियां हो रही हैं। जिले के केदार मोक्ष घाट का हाल ये है कि वहां शवों को अधूरा जलाकर गंगा में प्रवाहित किया जा रहा है। लोगों की माने तो शमशान घाट में चिता जलाने के लिए लकड़ियों की कमी है। लोगों ने बताया कि ये हाल जिले के हर मोक्ष घाट का है। दरअसल जिले में बने मोक्ष घाट पर वन विकास निगम के डिपो से शमशान घाट को लकड़ियां उपलब्ध कराई जाती हैं, लेकिन वन विकास निगम को अब तक लकड़ियों की लॉट नहीं मिलने के कारण लकड़ियों की आपूर्ति में कमी आई है। वन निगम में हमारे पास उत्तरकाशी में सप्ताह के लिए है एक केदार घाट में जो डिपो बना है, उसमें बड़ी मुश्किल से हम कर पा रहे हैं इस समय, क्योंकि हमको लॉट जो है अभी मिली नहीं है। जो न तो विशेषज्ञ समितियों की लॉट मिली है, न जो 10 वर्षीय पातन चक्र की लॉटें होती हैं वो भी अभी हमको नहीं मिली हैं। तो जो हमारे पास इस समय वर्तमान में जो है विकास कार्य की कोई लॉट है तो हम उससे ही वहां पर जो है आपूर्ति करवा रहे हैं। दिनेशपुर में जय भवानी जागरण कमेटी के तत्वाधान में आज 10 दिवसीय श्री कृष्ण रासलीला संपन्न हो गई। रासलीला का समापन यहां पर क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने इसमें हिस्सा लिया और कलाकारों की तारीफ की। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। रासलीला कमेटी दिनेशपुर में समाज को जोड़ने के लिए बहुत अच्छा रासलीला आयोजन किया है। मैं कमेटी के बंधुओं को धन्यवाद दूंगा इस बात पे, क्योंकि आज नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं छोटी छोटी बातों में डिप्रेशन में चले जाते हैं और मुझे लगता है कि डिप्रेशन की दवाई आज तक चिकित्सकों ने भी नहीं बना पाई है। अगर जो डिप्रेशन से और तनाव से मुक्त होना है तो ये सत्संग और रासलीला, रामलीला, श्रीमद् भगवत कथा, इनके अलावा कोई इलाज नहीं है। वहीं उधम सिंह नगर के गदरपुर में साहिबजादे चौक पर शहीदी दिवस मनाया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय विधायक अरविंद पांडे ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कार्यक्रम की तारीफ करते हुए गुरु गोविंद सिंह साहिब के परिवार की कुर्बानी को याद किया। शहीदी दिवस का आज इस चौक पे बहुत भव्य आयोजन हुआ है। कमेटी के सभी सम्मानित सदस्यों का मैं धन्यवाद देता हूँ कि गुरु गोविंद सिंह जी के चारों पुत्र देश और धर्म के लिए शहीद हुए और नई पीढ़ी को उनके त्याग बलिदान का पता चलना चाहिए। इस नाते यह भव्य आयोजन हुआ है और कमेटी के लोग बधाई के पात्र हैं। हल्द्वानी में काठगोदाम थाना पुलिस ने फर्जी डिप्लोमा देने वाले कॉलेज के संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि कॉलेज प्रशासन के खिलाफ छात्रों ने थाना काठगोदाम में फर्जी डिप्लोमा देने की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने जब मामले की जांच की तो छात्रों के आरोप सही साबित हुए, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी संचालक को गिरफ्तार किया। इसमें कुछ बच्चों ने शिकायत की थी कि जो इंस्टीट्यूट के एमडी है उन्होंने रजिस्ट्रेशन होने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद में पाया गया कि ये जो इंस्टीट्यूट है इसके एमडी के द्वारा जो बच्चे हैं उनको अलग अलग साल है, तो इसमें लगभग अब तक 58 बच्चों को इसने अलग अलग सालों में फर्जी डिप्लोमा दिया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। धामी सरकार में दायित्वधारी उत्तराखंड पर पड़ रहे भारी। राज्य पर 80,000 करोड़ का कर्ज, लेकिन दायित्वधारियों के मानदेय में हो रही बढ़ोतरी। उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून को लेकर गर्माता जा रहा माहौल। गढ़वाल के बाद अब कुमाऊं में 15 जनवरी को होगी मूल निवास स्वाभिमान महारैली। कुमाऊं में जुटेंगे हजारों लोग। नए साल को लेकर देहरादून पुलिस ने तैयार किया ट्रैफिक प्लान। पर्यटकों की सहूलियत के लिए डाइवर्ट किए जाएंगे रूट। गूगल मैप पर भी डाली जाएगी रूट डाइवर्ट की जानकारी। उत्तरकाशी में वन विकास निगम के डिपो में लकड़ियों की कमी, दाह संस्कार में आ रही दिक्कत, अजले शवों को गंगा में करना पड़ रहा प्रवाहित।